नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे तो क्या भारत में आएगी कोरोना की तीसरी लहर, क्या फिर से लग जाएगा लॉकडाउन। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि टीईटी का पेपर की गोपनीय छपाई का बड़ा घोटाला, अखिलेश यादव। तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि प्रियंका गांधी का पीएम मोदी पर तंज, कहा भारतीयों की पीड़ा को बूटों तले कुचलिए मत। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन दोस्तों खबर में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि अब की बार अखिलेश यादव की सरकार और योगी सरकार को लगेगा बड़ा झटका, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजाइए और कमेंट में लिखे जय हिंद। तो क्या भारत में आएगी कोरोना की तीसरी लहर, क्या फिर से लग जाएगा लॉकडाउन। जी हाँ दोस्तों, दुनिया में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की वजह से हड़कंप मचा हुआ है और भारत में भी अब इसने अपना पैर पसारना शुरू कर दिया है। बता दें कि 24 नवंबर को ओमिक्रॉन के पहले केस की पुष्टि के बाद से अब तक यानी सिर्फ 10 दिनों में ही ये कोरोना का नया वेरिएंट दुनिया के 38 देशों में फैल चुका है और पूरी दुनिया में ओमिक्रॉन वेरिएंट के अब तक करीब 400 केस सामने आ चुके हैं। ओमिक्रॉन का पहला केस दक्षिण अफ्रीका में मिला था, जहां अब तक 183 लोग इस वेरिएंट से संक्रमित हो चुके हैं। इसके बाद सबसे ज्यादा 19 केस बोत्सवाना में आए हैं। ब्रिटेन में 32 और नीदरलैंड्स में 19 केस की पुष्टि हो चुकी है। भारत में भी कड़ी जाँच और सख्ती के बाद भी 4 मरीज अब तक मिल चुके हैं। कर्नाटक में पहले 2 केस मिलने के बाद आज एक केस गुजरात के जाम से और दूसरा मुंबई में सामने आया है। जामनगर में ओमिक्रॉन से संक्रमित व्यक्ति हाल ही में जिम्बाब्वे से भारत आया था, जबकि मुंबई में मिला मरीज केपटाउन से मुंबई लौटा था। दुनिया में जिस तरह से ओमिक्रॉन फैल रहा है, उसे देखकर लोगों के मन में यही सवाल उठ रहा है कि क्या भारत में कोरोना की तीसरी लहर ओमिक्रॉन लेकर आएगा। बता दें कि अभी भी ओमिक्रॉन पर रिसर्च पूरी नहीं हुई है, लेकिन वैज्ञानिक मानते हैं कि ओमिक्रॉन से भारत में तीसरी लहर आ सकती है और सभी को सावधान रहने की जरूरत है। अगर राहत की बात कोई दिखाई पड़ रही है तो वो सिर्फ ये है कि भारत में टीकाकरण की गति तेज बनी हुई है। ऐसे में कहा जा रहा है कि अगर मामले बढ़ते भी हैं तो शायद भारत में कोरोना के नए वेरिएंट की स्थिति दूसरी लहर जितनी खतरनाक नहीं होगी। भारत में डेल्टा से ज्यादा संक्रमितों को मिली सीरोपॉजिटिविटी की वजह से नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का खतरा यहाँ कुछ कम हो सकता है, लेकिन अभी भी वैज्ञानिक कुछ भी सही नहीं बता पा रहे हैं कि यह डेल्टा से कितना खतरनाक होगा। अब इस राहत के बीच चिंता का विषय ओमिक्रॉन का अपना स्वरूप बदलना है। कहा गया है कि ओमिक्रॉन में 30 से ज्यादा बार म्यूटेशन हुआ है। डेल्टा के मुकाबले भी इसे 5 गुना ज्यादा संक्रामक माना जा रहा है। ऐसे में हमारी थोड़ी भी लापरवाही फिर बड़ा संकट खड़ा कर सकती है। क्या फिर से लगेगा लॉकडाउन। अभी के लिए भारत में एक ट्रैवल एडवाइजरी पहले ही जारी कर दी गई है। एयरपोर्ट पर भी स्क्रीनिंग और टेस्टिंग बढ़ा दी गई है। अगर लापरवाही बरती गई और केसेज बढ़े तो भारत में लॉकडाउन के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा। चलते हैं अगली खबर की तरफ। टीईटी का पेपर की गोपनीय छपाई का बड़ा घोटाला, अखिलेश यादव। जी हाँ दोस्तों, समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने शनिवार को कहा कि भाजपा राज में पेपर लीक होने की वजह से बेरोजगार इस बार सपा की सरकार बनाने जा रहे हैं। उन्होंने इस संबंध में ट्वीट कर कहा कि टीईटी परीक्षा का पेपर बियर के एक गोदाम के पते पर छपना गोपनीय छपाई का बड़ा घोटाला है। भाजपा सरकार में तो यूं ही हर बार पेपर लीक होगा, इसीलिए 2022 में बेरोजगार सपा की सरकार बना रहे हैं, क्योंकि उन्हें पूरा भरोसा है कि सपा के आने से ही सब कुछ फिर से ठीक होगा। एक अन्य ट्वीट में उन्होंने कहा कि भाजपा के राज में भावी शिक्षकों पर लाठीचार्ज करके विश्व गुरु बनने का मार्ग प्रशस्त किया जा रहा है। हम 69,000 शिक्षक भर्ती की मांगों के साथ हैं। युवा कहे आज का नहीं चाहिए भाजपा। सपा मुखिया ने कहा कि लखीमपुर किसान स्मृति दिवस मनाकर यूपी वालों ने बता दिया है कि वो न तो किसानों पर पीछे से किए गए वार को भूलेंगे, न किसानों की शहादत को और न ही भाजपा के जुल्म और अत्याचार को। चलते हैं अगली खबर की तरफ। प्रियंका गांधी का पीएम मोदी पर तंज, कहा भारतीयों की पीड़ा को बूटों तले कुचलिए मत। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव और उत्तर प्रदेश के प्रभारी प्रियंका गांधी ने ट्वीट कर केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अब तक न तो कोरोना से हुई मौतों के सही आंकड़े जारी किए हैं और न ही मृतकों के परिजनों को किसी तरह का मुआवजा दिया है। इस दौरान उन्होंने कहा कि मृतकों के परिजनों को मुआवजा दिया जाए। उन्होंने आगे कहा कि नरेंद्र मोदी करोड़ों भारतीयों की पीड़ा और संवेदना को संवेदनहीनता के बूटों तले कुचलिए मत, मृतकों के परिजनों को मुआवजा दीजिए। प्रियंका गांधी ने कहा, बीजेपी सरकार ने अब तक न तो कोरोना से हुई मौतों के सही आंकड़े जारी किए हैं और न ही मृतकों के परिजनों को किसी तरह का मुआवजा दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करोड़ों भारतीयों की पीड़ा और संवेदना को संवेदनहीनता के बूटों तले कुचलिए मत, मृतकों के परिजनों को मुआवजा दीजिए। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक देश में अब एक्टिव मामलों की संख्या 99,974 है। वहीं इस महामारी से जान गंवाने वालों की संख्या बढ़कर 4,70,530 हो गई है। आंकड़ों के मुताबिक अभी तक 3,40,53,856 लोग संक्रमण मुक्त हो चुके हैं। चलते हैं अगली खबर की तरफ। यूपी में अभी हुआ चुनाव तो कौन मारेगा बाजी।
सवे में सामने आया जनता का मूड। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां हर दिन बढ़ रही हैं। सभी राजनीतिक दल जोर आजमाइश में लगे हैं। इस बीच एक साप्ताहिक सर्वे सामने आया है। सर्वे के मुताबिक प्रदेश में समाजवाद पार्टी को फिर से बढ़त मिलती दिखाई दे रही है। पश्चिमी और पूर्वी उत्तर प्रदेश में कराए गए इस सर्वे में अखिलेश यादव को 39 से 40% सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं। इस हिसाब से अगर अभी चुनाव होते हैं तो अखिलेश यादव को दोबारा सरकार बनाने का मौका मिल सकता है। वहीं बीजेपी सपा के बाद दूसरे नंबर की पार्टी बनकर सामने आ सकती है। सर्वे के मुताबिक पश्चिमी उत्तर प्रदेश की 136 सीटों पर सपा को 39% वोट मिल सकता है। वहीं बीजेपी के खाते में 33% वोट जाने की संभावना है। बीएसपी को सिर्फ 16% वोट मिलने के आसार हैं। वहीं कांग्रेस को सिर्फ 7% मत मिलने की संभावना है। अन्य उम्मीदवारों के खाते में 5% वोट जाएगा। बता दें कि यह सर्वे 25 नवंबर से 1 दिसंबर के बीच का है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लोगों की राय हफ्ते भर में कुछ नहीं बदली है, लेकिन पूर्वांचल इस मामले में अस्थिर लग रहा है। पूर्वांचल क्षेत्र में 130 सीटें हैं। इनमें से 27 नवंबर के सर्वे की बात करें तो सपा और उसके सहयोगी दलों को 39% सीटें मिल सकती हैं। वहीं हफ्ते भर बाद यही संभावना 40% सीटों की हो जाती है। जाहिर है कि अखिलेश यादव की लोकप्रियता में बढ़त दिखाई दे रही है। बीजेपी को 27 नवंबर के सर्वे में 35% सीटें मिलने के आसार दिख रहे हैं। वहीं शनिवार को यह आंकड़ा बढ़कर 36% हो जाता है। बीएसपी को हफ्ते भर में 2% सीटों का नुकसान दिखाई दे रहा है। 27 नवंबर के सर्वे में उसे 14% वोट मिलने का अनुमान है, जबकि शनिवार को यह घटकर 12% हो गया। कांग्रेस को 7% वोट शेयर हासिल होने का अनुमान है। इस साप्ताहिक सर्वे में 11,085 लोगों ने हिस्सा लिया था। चलते हैं अगली खबर की तरफ। जब बीजेपी वाले वोट मांगने आए तो याद रखना, अपने शिक्षक अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज पर बोले राहुल गांधी। जी हाँ दोस्तों, लखनऊ में विरोध जता रहे लोगों पर पुलिस की ओर से लाठीचार्ज करने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने लाठीचार्ज की घटना पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने यूपी सरकार को निशाना बनाते हुए कहा है कि रोजगार मांगने वालों को लाठियों से पीटा जा रहा है। बता दें कि राज्य में 69,000 सहायक शिक्षकों की भर्ती मामले में अभ्यर्थी अनियमितता का आरोप लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी कड़ी में लखनऊ में विरोध जताने के लिए कैंडल मार्च निकालने लोग पहुंचे थे, तभी पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। उन्होंने ट्विटर पर वीडियो शेयर करते हुए पोस्ट किया है, रोजगार मांगने वालों को यूपी सरकार ने लाठियां दी। जब भाजपा वोट मांगने आए तो याद रखना। बता दें कि विरोध कर रहे लोग सीएम योगी के आवास की ओर कैंडल मार्च निकालने की कोशिश कर रहे थे। इसका लेकर समाजवादी पार्टी ने भी विरोध जताया है। सपा ने घटना का ट्विटर पर वीडियो शेयर कर अपना विरोध जताया है। वीडियो में दिख रहा है कि कुछ लोगों को पुलिस लाठियों से पीट रही है, वहीं कुछ लोग भागते हुए नजर आते हैं। कई पुलिसकर्मी उनको खदेड़ते हुए नजर आते हैं। चलते हैं अगली खबर की तरफ। आज शाम तक बारिश के आसार, दिन भर घिरे रहेंगे बादल। जी हाँ दोस्तों, पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता की वजह से दिल्ली एनसीआर में रविवार को मौसम एक बार फिर करवट लेगा। मौसम विभाग का पूर्वानुमान है, दिन भर बादल छाए रहने के साथ शाम तक हल्की बारिश हो सकती है। इससे अधिकतम व न्यूनतम पारे में कमी होगी व ठंडक बढ़ेगी। मौसम विभाग के मुताबिक शनिवार को दिल्ली का अधिकतम तापमान सामान्य से 2 अधिक 26.8 डिग्री सेल्सियस व न्यूनतम तापमान भी सामान्य से 2 अधिक 11 डिग्री सेल्सियस रहा। दिन भर धूप निकलने से सर्दी से हल्की राहत रही, लेकिन शाम को सर्द हवाओं की वजह से मुश्किलें बढ़ गई। मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि अगले 24 घंटे में अधिकतम तापमान 25 व न्यूनतम तापमान 11 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया जा सकता है। साथ ही सुबह के समय कोहरा भी रहेगा। बीते 24 घंटे में हवा में नमी का स्तर 48 से 98% रहा। अगले सप्ताह के मध्य से पारा लुढ़कने के साथ सर्दी बढ़ने की संभावना है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। वाराणसी देर रात पहुंचेंगे राहुल गांधी, चुनाव तैयारियों पर कर सकते हैं वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन से पहले रविवार को पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी वाराणसी पहुंच रहे हैं। रविवार देर रात लगभग 11:30 बजे वो बनारस पहुंचेंगे। यहाँ नदेसर स्थित होटल ताज में वो रात्रि विश्राम करेंगे। फिर सोमवार की सुबह वो पहली फ्लाइट से दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। जानकारी के अनुसार वो प्रयागराज स्थित कमला नेहरू अस्पताल के डायरेक्टर की बेटी में शादी में शामिल होने के लिए आ रहे हैं। शादी में शरीक होने के बाद वो सड़क मार्ग से वाराणसी आएंगे। इधर राजनीतिक हलकों में चर्चाओं का बाजार गर्म है। राजनीतिक गलियारों में सियासत कयासबाजी में जुट गए हैं। तरह तरह की चर्चाएं होने लगी हैं। राहुल गांधी कहीं भी जाएं, भले ही उनका दौरा निजी हो, पर राजनीतिक सरगर्मी का बढ़ना लाजमी है। खास तौर पर जब वो प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय क्षेत्र काशी आ रहे हैं तो इसके सियासी मायने निकाला जाना तय है। फिर वो आएंगे तो पार्टी नेताओं से मिलेंगे और बातचीत भी होगी ही। ऐसे में सियासत का गर्म होना तय है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पूर्व विधायक अजय राय ने कहा कि राहुल गांधी का आगमन पूरी तरह से निजी है। वो केवल रात्रि विश्राम के लिए वाराणसी आ रहे हैं। सोमवार सुबह वो दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। हालांकि इस बीच वाराणसी कांग्रेस के कुछ वरिष्ठ नेता राहुल गांधी का स्वागत करेंगे।
बहुत हद तक संभव है कि वाराणसी के साथ साथ पूर्वांचल की सियासत पर कुछ चर्चा संभव है। वाराणसी में राहुल गांधी के आगमन की तैयारियों के लिए पूर्व से ही कांग्रेस के नेताओं और पदाधिकारियों की बैठक चल रही थी। इस बाबत राहुल के आगमन को देखते हुए पार्टी के स्तर पर भी नेताओं ने उनके स्वागत की तैयारी की है, जबकि आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों को देखते हुए पार्टी के स्तर पर राहुल का पूर्वांचल दौरा सियासी भी माना जा रहा है।